तो जय हिंद दोस्तों, मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th में अगर आपके पास मैथमेटिक्स बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो स्टैंडर्ड भी बेसिक बन जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर फुल कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यूज लेके आ गया हूँ टर्म फर्स्ट के लिए। अगर इस वीडियो को देख डाला ना तो हर एक कंसेप्ट पूरी बुक का क्लियर हो जाएगा टर्म फर्स्ट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को करवाऊंगा विद कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर बिठाऊंगा, क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर लिया है जो टर्म फर्स्ट का विपरी का आया हुआ था, और आपके पेपर में ये चीज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ये देखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का है एंड बेसिक दोनों को मिला के लेके चलूंगा, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। स्टैंडर्ड को समझ लो तो बेसिक वाले तो यूं मार देंगे तुक्का, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके। यहाँ पे वैसे 50 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, 2 केस स्टडी है एंड एक सेक्शन ए, सेक्शन बी में 2 चीज दिए हुए हैं। तो पहले सेक्शन ए में शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बताऊंगा हिंदी मीडियम में, ठीक है। यहाँ बोला हुआ है इफ ए एंड बी आर अ को-प्राइम, अगर ए और बी जो है सहअभाज्य संख्या है, को-प्राइम नंबर है। सहअभाज्य मतलब को-प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लगा डालो। को-प्राइम होंगे, सहअभाज्य होंगे, को-प्राइम नहीं होंगे, अभाज्य नहीं होंगे, इवन नंबर होंगे, सम संख्या होगा, एंड ओड नंबर होंगे, विषम संख्या होगा। तो कौन सा होगा, क्या होगा, ये चीज सोचने में टाइम मत बर्बाद करो। सबसे पहले कंसेप्ट देखो, इसने बोला कि ए और बी जो है वो आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर ओनली 1 हो। तरीके जैसे 2 और 3 मैंने नंबर ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो 2 का भी फैक्टर 1 और 2 है एंड 3 का भी फैक्टर 1 और 3। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। तो ये चीज है। तो इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 1। तो इसका को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है भैया, 1 ही तो है इसके अंदर बस फैक्टर, तो को प्राइम नंबर है। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 का होल स्क्वायर कर दूं 4 एंड 3 का होल स्क्वायर कर दूं 9, तो इसका अगर मैं फैक्टर देखूं तो कितने होंगे, 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। इसका देखो तो 1 होगा, 3 होगा एंड 9 होगा। इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, इन दोनों के बीच में भी कॉमन क्या है, 1 ही है। तो भैया कोई भी ए और बी नंबर अगर को प्राइम है तो को प्राइम का होल स्क्वायर भी कर दोगे तो वो भी नंबर को प्राइम ही रहेगा, सहअभाज्य ही रहेगा। तो इसका सबसे जबरदस्त आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कैसा मजा आया, आया ना मजा, ऐसे ही आएगा अभी और मजे। अभी तो पहले स्टार्टिंग हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। देखो सेकंड है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, 2 पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए ए एंड बी। क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो ये पीडीएफ आपको वैसे मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी दिया हुआ है, आर रिटन एज अ ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, समझ गया ना। ए इज इक्वल टू है एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई की क्यूब। तो इसने बोला प्राइम नंबर है, तो देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और तरीके एलसीएम निकालने बोला है। 4 ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसने, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कॉमन दिया, मतलब एलसीएम का आंसर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जैसे मेरे ए की वैल्यू है ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी की वैल्यू है मेरी एक्स वाई की क्यूब। एलसीएम मतलब क्या होता है, अच्छे से सुनना। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन, सबसे कम तो सबसे हाईएस्ट पे हाथ मारो। क्या बोला इसने, सबसे कम तो सबसे हाईएस्ट पे हाथ मारो। तो लोएस्ट है तो इस पर सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढो। तो हम क्या देखेंगे, x की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। तो किसको लोगे, x की पावर 3 को दोगे आंसर में, है ना। सेकंड वन देखा जाएगा कि y को, y की पावर हाईएस्ट किसमें, यहाँ देखो तो 2 है, तो यहाँ कितनी है, 3 है, तो हम y की पावर 3 लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। कितना मजा आया, आइए आगे आते हैं। मजा तो आएगा ही, जब क्वेश्चन आने लग जाते हैं ना तो मजा बहुत आता है। ये असर्शन और रीजन ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है भैया। देख लो, सारे न्यूमेरिकल कर लोगे, सारे कंसेप्ट सीख लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन असर्शन और रीजन में मार खा जाओगे। यही चीज होता है। आओ मार खाने से बचाते हैं हम। इसने बोला असर्शन आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11। ये भैया जो 1.2 एक्सरसाइज करोगे ना तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ, बच्चा ये करता ही नहीं है, कोई छोड़ देता है। अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, देखो असर्शन और रीजन के अंदर यही क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। 7 इंटू में 13 इंटू में 11 प्लस 11 है एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में
का दिया हुआ, प्लस में का दिया हुआ 3 आर दी कंपोजिट नंबर। इसने पूछा कि ये और ये दोनों नंबर कंपोजिट होंगे। कंपोजिट मतलब क्या होता है? भाज्य संख्या। मतलब भाज्य संख्या कौन से होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसने पूछा ये दोनों कंपोजिट है, तो होंगे भैया, होंगे। अभी असर्शन की बात हम करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। फिर इसने रीजन बोला कि ये जो है, जो नंबर दिया हुआ है, इज अ नॉट कंपोजिट नंबर। तो दोनों के बारे में हम पहले चेक कर लेते हैं कि दोनों में असर्शन ठीक है या रीजन ठीक है। पहले ये, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात, तो देखो 11 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने 11 को कॉमन निकाल दिया। तो यहां से कितना बच जाएगा मेरा? 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 और प्लस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। और 13 सत्ते 78, 78 को 1 मल्टीप्लाई में 79। तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है मुझे? 2 मल्टीप्लीकेशन। या सिंपल सा हम कहते हैं, ये हमारा इसमें कहने का रीजन ये हो जाता है कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है एंड एक टर्म ये है। तो 2 के मल्टीप्लीकेशन, 2 से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन दिख रही है, मतलब इनमें 2 से ज्यादा का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट 2 से ज्यादा नंबरों का हुआ है ना। तो 2 जनों का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा, तो भैया 2 से ज्यादा ही इसके फैक्टर होंगे, तो ये तो कंपोजिट है। सीधा हम कहते हैं कि ये आपका भाज्य संख्या है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ 2 के मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं ना। एक आध और 1 मिल जाएगा इसमें, 1 एक और दिख जाएगा, तो हो गया फैक्टर इसका, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वन इसके ऊपर। तो ये अभी 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 था ना इस साइड पे, तो मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाल दिया। तो बच क्या गया? 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 को लिख दिया, 1 इंटू में 2 इंटू में 1 एंड 3 का यहाँ पे 1 लिख दिया, है ना। कॉमन जो निकला, तो कॉमन को मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये भी आपका फैक्टर यहाँ पे बन जाएगा एंड यहाँ पे इन सब को एडअप करोगे ना, तो मेरे ख्याल से 1008 या 9 के आसपास आता है, 9 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगा एंड इसमें देखो तो 2 का मल्टीप्लीकेशन है, एक आध 1 भी हो जाएगा, एक आध 1 भी हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा मोर देन 2 फैक्टर है ना इसके, मोर देन 2 फैक्टर इसके भी। तो ये भी आपका भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसने सही कहा था, असर्शन में ठीक कहा है कि ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है। असर्शन के अंदर यही तो कहा है कि ये नंबर एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर, ठीक है, मैंने मान लिया। अब इसने कहा रीजन कि ये जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। भैया रीजन पता है हमेशा किसका दिया जाता है? असर्शन का ही रीजन दिया जाता है। तो असर्शन रीजन में क्या लिखना चाहिए था इसे कि भैया ये जो है इसका ये को प्राइम क्यों है? क्योंकि इसके मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर है, इस कारण से ये को प्राइम है। रीजन में ये होता तो हम कहते कि इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ तो दिया नहीं। ये भैया यही खेल हो गया। तो मैं चलते हुए रास्ते से किसी इंसान से पूछ लूँ कि भैया मेरे को ये रास्ता बता दो, कहाँ ले जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, तो वो अपने घर की कहानी सुना लेके लग जाए, भैया हमको खाना नहीं मिलता, हमको ये नहीं होता, हमको वो नहीं। अब भैया उससे हमें क्या लेने होते ना, हमें रास्ता बता दो यार, हम चले जाएंगे। तो अपना ही वो कहानी सुना रहा है। तो यही चीज यहाँ पे हो गई। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये को प्राइम है कि नहीं? को प्राइम है, तो रीजन से पूछ रहा हूँ बता को प्राइम है, तो अपनी ही कहानी सुना रहा है कि ये को प्राइम नहीं है। सही पागल है। देखो तो अब इसको इसने बोला कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसने बोला ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर निकल गई तो रीजन तो गलत सिद्ध हो गया। तो इसको आप एक बार करके देखोगे, देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा 12 में से, 12 में से क्या हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा एंड 3 मल्टीप्लाई यहाँ क्या बच जाएगा आपका 3 एंड मल्टीप्लाई में ये 101 बच जाएगा एंड यहाँ पे आपका प्लस का 1 बच जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लीकेशन मिल गया ना 4 एंड ये जो नंबर आएगा वो एंड मल्टीप्लाई में एक तो 1 होगा ही होगा, तो मोर देन 3 मिल गया। तो मतलब ये भी तो कंपोजिट नंबर है, ये भी तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसने कहा कि कंपोजिट नंबर नहीं है। तो रीजन गलत है लेकिन असर्शन ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो ए एंड आर ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो कहीं से नहीं दिखा ये रीजन मेरे को। अब ये बोल रहा है बोथ ए एंड आर इज ट्रू। भैया ए और ए तो करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट नहीं है, रीजन है ना। एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये तो ठीक है कि नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसने आर को भी ट्रू कहा है, ये तो गलत बात बोली इसने। अब बोलता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बिल्कुल राइट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। तो असर्शन और रीजन में थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर एंड क्वेश्चन आपके सामने आंसर मिलेगा। ठीक है, असर्शन और रीजन में ही टाइम लगा दो, और सब में तो यूं देखो। अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद असर्शन रीजन का दोबारा इसने पूछा एचसीएफ इसका एंड इसका 6 है, मैंने मान लिया ठीक है भैया। एंड एलसीएम इसका एंड इसका 3000 है,
ठीक है, मान लिया मैंने। अब ये बोल रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, मतलब 196 का एलसीएम अगर हम निकाले तो उसके जो ऊपर पावर आती है ना, उनका सम 4 होगा, ये कह रहा है, ठीक है। एंड इसमें पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, क्या सही है? तो ये चीज चेक करने का तरीका होता है कि इसका एचसीएफ एंड एलसीएम, अगर आप इस क्वेश्चन को आपने किया होगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये आपके बुक का एग्जाम्पल का, तो 6 ही इसका एचसीएफ बिल्कुल राइट है। एचसीएफ निकालना आप सबको आता है कि नहीं आता है? एक बार मुझे बताना एचसीएफ आप सबको निकालना आता है कि नहीं। 2 मेथड होते हैं, एक यूक्लिड वाला तो आपके उसमें है ही नहीं, एंड बचा कौन सा एक मेथड आपका बच गया, सपोज डिवीजन एल्गोरिथम को हटा दो तो बच गया एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 3 6 का एलसीएम निकालते हैं, फिर 5 4 का एलसीएम निकालते हैं, फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है उसको लिखते हैं। तो इसमें 6 ही आएगा, एक बार करके देखना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है एचसीएफ एंड एलसीएम में तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके इस डाउट को जल्द से जल्द सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो एचसीएफ आप इसका एलसीएम निकालो एंड इसका निकालो, एंड दोनों में फिर जो है कॉमन उसको चेक कर लो। एंड एलसीएम निकालने का तरीका होता है 3 3 6 कॉमन 5 4 कर दो, एंड इसका आप एलसीएम एक साथ निकाल लो, एंड जो भी यहाँ पे आए ना उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा। एंड इसका आपका एलसीएम जो है 3024 आता है, ना कि आपका 3000 आता है। तो ये तो भैया गलत बात बोली इसने, एंड ये बात सही कही है, एचसीएफ 6 आएगा लेकिन यहाँ 3024 आएगा। निकाल के देखना एलसीएम, बता दिया ना मैंने। तो ये तो बात असर्शन तो बिल्कुल गलत कही है इसने, असर्शन तो इसकी बात बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हाँ, इसमें हम देखें कि 196 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, 196 का हम एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब एलसीएम को ही कहते हैं। तो मैंने क्या किया, 2 से 2 8 के 16, 2 निम के 18, 1 आ जाए 2 8 के 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 के 4 हो जाएगा, और 2 8 2 चौक 8 हो जाएगा, और 1 2 निम 18 हो जाएगा। 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे तो 1 और 1। तो देखो 7 की पावर i2 एंड 2 की पावर i2, तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, जो पावर लगी हुई होती है ना उसी को कहते हैं। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसने सही कहा कि एक्सपोनेंट का जो सम है वो कितना आया, 4 आया, ये बात सही है। लेकिन आर ठीक है, लेकिन ए क्या है, गलत। तो ऐसा देखेंगे हम ऑप्शन कहीं है, ये तो गलत है, बोथ वाला, एंड ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, बात गलत। एंड ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए इज गलत, ए आपका असर्शन गलत है, लेकिन आर जो है आपका ट्रू है। समझ आया ना? आया तो भैया आ जाओ, असर्शन रीजन खत्म। अब आता 5th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है फॉर विच द लाइन्स ये एंड ये हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। 3rd चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का जो केस होता है वो क्या होता है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 इज ऑलवेज आर इक्वल टू कोइंसाइडेंट केस। क्या बोला गया, कोइंसाइडेंट केस। अब देखो मैंने दोनों पहले इक्वेशन को एक से साथ रख लेता हूं कि मेरे को दिखे भी। हम पहले क्या करूंगा, a1/a2, तो 2 मैंने क्या कर दिया 4 इज इक्वल टू a2 b2 b1/b2, तो b1 की वैल्यू 3 अपन में b2 की वैल्यू k, एंड 3rd वन ले लिया मैंने c की, c1 की वैल्यू 5 एंड c2 की वैल्यू 10 आ गई। तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 के, एंड ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3/k, एंड इज इक्वल टू ये भी आ गया आपका 1/2 के। तो मतलब ये k की वैल्यू डायरेक्ट आपको दिख रही होगी, 6 ही होना चाहिए, तभी तो ये 1/2 होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन डायरेक्ट भैया निकाल लो, वरना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इससे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। वरना यहाँ से भी देख सकते हो दोनों 1/2 है, तो यहाँ भी 6 ही रखो तो 1/2, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। खत्म, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत तरीके। आइए इसके बाद आते हैं, इसलिए बोला इफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, आपको रेखिक समीकरण दिए हुए हैं 2 पेयर का, ठीक है, दोनों कपल का, इन अ कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट होता है, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त, ठीक। तो यहाँ पे क्या कहा गया, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो इसमें इनकंसिस्टेंट की केस दी गई है, तो देन द लाइन विल बी। अब देखो 2 केस होती है, अगर कोई कंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंट, ठीक है, संपाती और असंपाती की केस आती है, और एक होता है इनकंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, 3.2 एक्सरसाइज जो है ना उसी के अंदर है ये। तो कंसिस्टेंट केस के अंदर आपका इंटरसेक्टिंग केस आ जाए, इंटरसेक्टिंग केस क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1/b2 का केस, ठीक है। एंड इसका एक और केस होता है कॉन्साइडेंट का, क्या, कॉन्साइडेंट
संपातीडेंट, जिसे हम संपाती भी कहते हैं, ठीक है, संपाती, ठीक, संपाती या वो कहते हैं हम इसको, इक्वल टू। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट में क्या आ जाता है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 एंड इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2, ये केस होता है। तो ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट कहलाते हैं। इनकंसिस्टेंट में एक ही होता है जिसको हम क्या कहते हैं, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 एंड नॉट इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। इसको कहते हैं पैरेलल की कंडीशन। क्या कहते हैं इसको, पैरेलल की कंडीशन। पैरेलल मतलब समांतर, इसका मतलब संपाती, संपाती। और एक होता है संगत, इसका जो कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का है ना, संगत एंड असंगत, ठीक है, हिंदी में बोलो तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और यहाँ पे ये आपका संपाती है, और इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी, एंड इसका मतलब आपका समांतर। तो इनकंसिस्टेंट किस केस में, पैरेलल की केस में। तो यहाँ देख लो कौन सा, इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट एंड ये दोनों हटा डालो तो कौन सा हो गया, पैरेलल कंडीशन आपका राइट आंसर, ठीक है। मैंने कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ इसीलिए। अब बोला 5 इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आपका ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसको हम द्विघाती समीकरण कहते हैं। एक जीरोस दिया हुआ है इसका, क्या 5 जीरोस आपका 5 दिया हुआ है। तो इसने बोला देन द वैल्यू, ओ तरीके, इसने बोला x इज इक्वल टू आपका जीरोस इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब एक होता है अल्फा एंड बीटा जो होता है, तो अल्फा की वैल्यू 5 मान लो। तो इसने बोला कि ये जो है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15, जीरोस का मतलब क्या है कि ये वैल्यू अगर इसमें रख दी ना मैंने, ये वैल्यू इसमें रख दी, तो इस इक्वेशन की वैल्यू जो होगी वो जीरो आएगी। जीरोस का मतलब ये होता है शून्य का मतलब। तो मैंने क्या किया, 5 की जगह पे मैंने ये रख दिया 5 का होल स्क्वायर, माइनस में के आ गया एंड यहाँ पे 5 आ गया, माइनस में 15 आ गया, इज इक्वल टू 0 के। तो 5 बचे के 25 आ जाएगा एंड माइनस का यहाँ पे 5 के आ जाएगा एंड माइनस का 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 15 में से 25 जाएगा तो आएगा 10, माइनस में 5 के इज इक्वल टू 0 के बच्चा पार्टी। तो यहाँ से जब 5 के इज इक्वल टू 10 के एंड के इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। बहुत खूब, 2 करने बटे -2 है तो डी लगा दो, ऑप्शन यहाँ लगा पड़ा भी है, टिक देखो तो, है ना। तो इस तरीके से आपका ये 2 हो जाएगा। समझ आया ना। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकते चलना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, सबको इसका फायदा होना चाहिए। अब देखिए द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोस इज इतना, सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही तो है ना, अल्फा प्लस बीटा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। ओ तरीके, यहाँ पे देखिए इसने बोला अल्फा प्लस बीटा वो आपको दिया हुआ है -5 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 6। तो पूछा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। बहुत अच्छा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, रिलेशन हमें पढ़ना पसंद है। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स एंड प्लस में अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में लगाने के लिए, और एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा है। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चा बाटी, माइनस में 5, -5 एक्स लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स प्लस में 6, और बिना सोचे समझे आप एक्स स्क्वायर प्लस में 5 एक्स प्लस में 6 में आंसर में ऑप्शन लगा सकते हो। क्लियर है, समझ आया, मजा आया। चलिए आते हैं, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए बस। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आपका आता है ना, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आर क्या होंगे, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ये जीरोस निकालने का तरीका जब ऐसा कंडीशन आ जाए ना जिसमें मिडल टर्म ब्रेक आपके माइंड में ही ना समझ आए। अब भैया मैं यहाँ करूँ देखूँ तो 99 को ऐसा 2 भागों में कैसा तोड़ूं कि 127 आना चाहिए, कहीं से नहीं आएगा। तो इस केस में एक दद्दा आते हैं, 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, d की वैल्यू जो है b स्क्वायर 99 का स्क्वायर, d स्क्वायर इज इक्वल टू 99 का, 4a की वैल्यू यहाँ 1 एंड c की वैल्यू यहाँ 127 होती है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू हम लिखते हैं 99 का, तो 98101 हो जाता है इसका होल स्क्वायर, एंड माइनस में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 4 सत्ते के 28 आएगा, 2 हासिल और 4 2 के 8 और 2 10 का 0, 1 हासिल और 4 एकम 4 1 4 एकम 4 और 1 5 होगा। तरीके इतना ही आएगा क्या, इतना ही आ रहा होगा, जितना आएगा उतना ही तो लिखेंगे। अब इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो 9801 में से 508 को माइनस कर दिया तो 11 में से 8 गया तो 3 एंड 9 में से 9 का 9 लिख दिया। यहाँ 97 से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका डी की वैल्यू आपकी आई है पॉजिटिव में, डी की वैल्यू आई है 93 पॉजिटिव में, लेकिन डी की वैल्यू इतनी ज़्यादा आई है
कि ये जो वैल्यू आएगी इसके स्क्वायर से कम आएगी। कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू इसके कंसेप्ट से इसकी वैल्यू जो आएगी 99 की 99 जो आपका इसके बाद लिखा जाता है फॉर्मूला x = -b प्लस माइनस रूट डी अपन में 2 है। बहुत खूब। अब ये जो माइनस का b है ना, तो ये माइनस का 99 लेके आएगा एंड ये प्लस माइनस है, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या होने वाली है, ये जो वैल्यू होने वाली है वो 99 से तो कम होने वाली है। इतना तो समझ लो 99 से कम होने वाली है, क्योंकि इसका जो होल स्क्वायर होता है वो 9801 होता है और यहाँ आपका 9293 है। तो भैया कुछ भी लेके आया, सपोज करो यहाँ 10 ही लेके आ रहा है, तो 10 लेके आएगा तो आंसर प्लस में रखो तो भी आपका माइनस में रूट आएगा एंड माइनस में रखो तो भी माइनस में रूट आएगा। तो बोथ जो आने वाले हैं आपके रूट्स वो आपके नेगेटिव आने वाले हैं। निकाल के मैं क्यों देखूं भैया, आगे पता कंसेप्ट इसका अंडर द रूट नहीं होता, पॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो इसका निकालोगे ना तो 96 पॉइंट कुछ के आसपास आता है, तो इसको छोड़ दो। तो हम क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू दोनों ही नेगेटिव आ रही है, तो हम इससे सोच लिया हमें तो ऑप्शन में लगाना है ना, लगा डालो। बोथ नेगेटिव वाला कौन सा भैया, बोथ नेगेटिव, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा के आगे चलो। हमें टाइम क्या लगाना, समझ आया ना। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए बस, कंसेप्ट एक पावर है, जो चीज समझ आ गई तो वो चीज लगा डालो, खत्म हो गया। आ जाओ। इफ P आपका a/2, 4 है, इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये, देन द वैल्यू ऑफ a एंड a कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसने बोला क्या, 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहे होंगे आपको। तो लाइन जॉइनिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब जानते हैं। क्या बोला इसने बोला ये है एंड ये है, इसमें मैंने A पॉइंट दिया है, इसमें मैंने B पॉइंट दिया है। ठीक है, A पॉइंट एंड B पॉइंट। A की जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -6,5 है एंड B की जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2,3 है, ये दिया हुआ। एंड इसमें मिड पॉइंट आपका है, मिड पॉइंट आपका उसकी जो P है, P का वैल्यू जो दिया हुआ है a/2, 4 दिया हुआ है, मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट के लिए कतई जहर फॉर्मूला है यार, मिड पॉइंट है तो इसे ही 1:1 में डिवाइड करेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस में x2 बाय में 2 कर दो, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है, एंड y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कर दो। बहुत खूब। अब देखिए हमें तो निकालनी है x वाला ही, तो ये याद रखना, ये जो x होता है वो ये होता है, ये x1 जो होता है ये यहाँ पे होता है, x2 जो होता है ये यहाँ पे होता है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में नहीं पता तो आप क्या करोगे, इस a की ये x की जगह पर रख दिया आपने ये वैल्यू एंड x1 की वैल्यू आपने रख दी -6, x2 की वैल्यू रख दी आपने कितनी -2 एंड अपॉन में 2। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो इससे इसे करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2a इजिकल्स टू, यहाँ देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 और 8 दूनी के 16, तो यहाँ से आ गया माइनस का 16 एंड a की वैल्यू मैंने निकाली तो आ गया माइनस का 8। ऑप्शन -8, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है, आगे करने की क्या जरूरत है, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मजा आया ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़े ही आसान है, उसके फॉर्मूले होते हैं m1x1 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो वहीं पे आपका मिड पॉइंट हो जाता है ना, तो m1 और m2 की वैल्यू 1:1 हो जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कोई भी डाउट हो तो बता देना, मैं फुल कंसेप्ट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा एंड मैं लेके भी आ रखा हूँ, आपकी सारी लिंक आपको जो फुल चैप्टर कंसेप्ट की वो भी मेरी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट कर लो, मजा आएगा पढ़ने में, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। अब आओ इसके बाद नेक्स्ट वन, असर्शन एंड रीजन, 6 चैप्टर थेल्स थ्योरम एंड उसके बाद कितने सारे थ्योरम है यार 6 चैप्टर के अंदर, उसी थ्योरम पे बेस है। और एक आपका 6.6 थ्योरम है, 6.6 थ्योरम 6.4 एक्सरसाइज से पहले है। उसने क्या बोला, असर्शन आपका ए है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू DEF, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है सच दैट द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 36 डिग्री मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है ABC का, एंड जो DEF का एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो AB अपॉन में DE क्या होगा, तो याद रखना कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है, वो थ्योरम क्या कहता है 6.6 कि अगर जो दो ट्राइंगल आपका सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके एरिया का जो रेशो होगा, उनके एरिया का DEF के एरिया का जो रेशो होगा वो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे आपका AB अपॉन में DE है इसके होल स्क्वायर के, फिर इज इक्वल टू इसका क्या बनेगा BC बनेगा, तो BC अपॉन में EF का होल स्क्वायर के, ठीक है, एंड इज इक्वल टू आपका यहाँ से AC बनेगा, यहाँ से DF बनेगा, तो AC अपॉन में DF के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये थ्योरम कहता है, ये थ्योरम यही कहता है,
थ्योरम, नीचे थ्योरम कहता है ये। तो क्या देख आपने कि इन दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, कितना ए बी सी की वैल्यू दी हुई है आपको 36 ऊपर जो दिया हुआ था, एंड इसकी वैल्यू 49। तो इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सपोज करो कि ए बी अपॉन में डी का होल स्क्वायर के है, तो ये होल स्क्वायर इधर आके अंडर द रूट बन जाए, तो 36 अपॉन में 49 रहेगा क्या, अंडर द रूट। 36 किसका होता है, 6 का, एंड 49 7 का, तो 6 अपॉन में 7, 6 अपॉन में 7, रेशो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, रेशो बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो इसने कुछ गलत नहीं कहा, इसने गलत कुछ नहीं कहा, इसने बोला है कि ये सिमिलर है, इनका एरिया अगर ये दिया हुआ है तो इनके साइड का रेशो इतना होगा, बिल्कुल ठीक कहा है थ्योरम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक। रीजन में थ्योरम बता दिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोनों ही कंडीशन। तो देखो रीजन में क्या बताया इसने कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के बराबर होगा। ये 6.6 थ्योरम भी लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो जो क्वेश्चन है एक्सर्शन, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका इस थ्योरम ने, रीजन ने किया है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ठीक तो है ही, लेकिन आपने जो बी है रीजन है उसने इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है ना। तो इसके वजह से आपका जो ए ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो असर्शन और रीजन यहीं पे ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मजा आया ना, आइए चलिए, मजा आना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट दिया हुआ है, एंड थेल्स थ्योरम, फर्स्ट ही थ्योरम है भैया। 6 चैप्टर ट्रायंगल शुरू होते ही थेल्स थ्योरम का नाम आता है। थेल्स थ्योरम, वो तरीके एक ट्रायंगल है, उसके अगर 2 मिड पॉइंट को मिला दिया तो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो वो अपोजिट साइडों को 2 इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। यही था ना थेल्स थ्योरम, यही चीज का है। क्या असर्शन का है कि ट्रायंगल ये जो है उसकी डी जो है बीसी के पैरेलल है, ठीक है। एक ट्रायंगल है क्या, ए बी सी, ए बी सी, ए बी एंड सी तो ट्रायंगल है, ठीक है। एंड डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो बीसी के तो इनका जो मिड पॉइंट है वो आपका डी है एंड ई है, तो ये डी जो है ये पैरेलल होगा इसके। तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगे उसका रेशो क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये इक्वल होगा पक्का अकॉर्डिंग टू थेल्स लॉ, मतलब थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि 2 साइड का मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो वो तीसरी साइड के अगर पैरेलल होता है तो वो अपने अपोजिट साइडों को 2 इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। अब इन सब की वैल्यू दी हुई है, देखो एडी की वैल्यू भी दी हुई है, बीडी की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, एंड ईसी की वैल्यू भी दी हुई है। बच गया का ए, उधर लिखा हुआ होगा, बिल्कुल उधर लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ पे ए, ठीक है, ये भी लिखा हुआ। तो आपको सारी वैल्यू को अपोन में रखना है एंड उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये चीज, इसकी एक्स की वैल्यू आ रही है 5, तो ये ठीक है, ये गलत है, कैसे पता चलेगा, तो हमें तो करके देखना पड़ेगा ना। ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि 5 है या 4 है या 3 है या 2 है या 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडी अपॉन में मेरा क्या आया था, बी डी, तो एडी अपॉन में बी डी, यहाँ वैल्यू रख देता हूँ डायरेक्ट 7 तरीके, क्या है ये 7x माइनस में 4 एंड अपॉन में यहाँ पे बी डी की वैल्यू है मेरी 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू क्या आ जाए मेरा, उस साइड में था मेरा क्या ए अपॉन में ई सी, तो ए की वैल्यू मेरी ये रही 5x माइनस में 2 एंड ई सी की वैल्यू मेरी कितनी है, ई सी की वैल्यू मेरी 3x। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो इससे अगर इसे करते हो तो आपका आता है 7 × 21 21x स्क्वायर, एंड इससे इसे करते हो तो माइनस क्या आएगा, 4 × 12x इज इक्वल टू इधर से कितना आएगा 5 × 15 और x स्क्वायर आ जाएगा 5 × 15 एक्स स्क्वायर, एंड फिर 5x से इसे करते हो तो आ जाएगा 5 × 20x, फिर -2 से करोगे तो माइनस का 6x एंड -2 से करोगे तो माइनस का 8। ये आया मल्टीप्लीकेशन सिंपल सा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन आया तो ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, तो 15 में 21 में से 15 जाए तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 12x है, तो इन दोनों में से अगर x और x गए तो यहाँ से बचेगा आपका कितना 14x। अब 14x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो 12 और 14 कितना हो जाएगा आपका 12 और 14, तो आपका हो जाएगा 26, तो माइनस का मैंने लिख दिया 26x एंड माइनस का 8 है तो इधर आके आपका प्लस का 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के। अब ये इक्वेशन बन गए, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 2 से इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो बन जाए आपका 3x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस में 4, क्या 3x स्क्वायर माइनस 13x एंड प्लस में 4, एंड इसका आप मिडल टर्म ब्रेक कर दो, मिडल टर्म ब्रेक, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर एंड यहाँ से आपका 12x ले लेता हूँ, माइनस में x ले लेता हूँ, प्लस में 4 ले लेता हूँ। बहुत देखो तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो 13x आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 12 आ जाएगा। मिडल टर्म ब्रेक क्या होता है हमारा, जैसे 13x है तो 13 को मैंने क्या कर दिया 12x एंड 1x। अब इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, तो यहाँ पे 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वापिस का मेरा 12x² आ जाए, तो मेरा टर्म ब्रेक सिंपल सा ये होता है। हम मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अब इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो सिंपल सा देख पा रहे हो कि x = आपका x - 4 आ रहा है, x - 4 आ रहा है, और x = करोगे तो 4 आएगा, लेकिन इसने बोला कि 5 आएगा। बात तो यहीं पे इसने गलत कह दी। मिडिल टर्म ब्रेक करता है, हमारा x की वैल्यू आई 4, लेकिन इसकी वैल्यू आ रही है 5, तो असर्शन तो गलत है, असर्शन बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अब रीजन क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, लाइन ड्रॉन किया गया पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides is distinct point, then the other two sides are divided into the same ratio। यही तो थेल्स थ्योरम है, तो ये तो बात ठीक कही गई है, रीजन तो ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा था इसका, लेकिन भैया असर्शन ने अपना काम ही खराब कर लिया, आंसर गलत निकाल करता है। असर्शन गलत है, रीजन ठीक है, कौन सा है, एक फॉल्स है एंड ट्रू है आपका आर। खत्म, कंसेप्ट खत्म हुआ ना। असर्शन और रीजन में ना बहुत जनों को डाउट होता है, नहीं समझ आता है असर्शन और रीजन, और आपको अगर समझ आ गया तो आप किल्ला गाड़ के आने वाले हो पेपर के अंदर। देख लो अब यहाँ पे आता है आपका tan थीटा cos थीटा sin थीटा, ये भैया पढ़ तो लेते हैं, यूज कहाँ करना है सब पूछते रहते हैं। आओ देखो यूज करना सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे tan a जब निकालोगे, tan a की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये 4 को इधर लिया हो तो आ जाएगा 3/4। tan a की वैल्यू मेरे पास है, tan a की वैल्यू, अब इसने निकालना है, इसकी वैल्यू बोली है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, एक कंसेप्ट है मेरे पास, बहुत खूब जानते हो आप सब, tan थीटा = क्या होता है, sin थीटा अपन में cos थीटा, यही होता है ना, फॉर्मूला याद रखना, sin थीटा अपन में cos थीटा। तो मैंने क्या कर दिया, sin थीटा अपन में cos थीटा है ना, तो इस sin को cos से डिवाइड कर दो, तो पूरे इक्वेशन को cos से डिवाइड कर दिया, तो इसको किया मैंने cos a अपन में cos a एंड प्लस में sin a अपन में cos a, ये भी कर दिया, बहुत अच्छा। एंड अपोन में इसको मैंने किया cos a अपन में cos a एंड माइनस में sin a अपन में cos a, बहुत खूब, ऐसा कर। यहाँ तो कट गया, ये आया 1 एंड माइनस में sin बाय cos कितना आ गया tan a, एंड अपोन में देखा जाए तो इससे ये आ गया 1 एंड माइनस में यहाँ देखा जाए तो ये तो ऊपर प्लस में एंड माइनस में यहाँ देखा जाए तो आ गया tan a। अब tan a की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, हो गया आंसर, कंसेप्ट भी निकल गया। तो 1 प्लस एंड 1 माइनस, आ जाओ देखते हैं तो कितना करेंगे, 1 प्लस में पहले इसको कर दो 3/4, बहुत खूब, एंड नीचे कर दो 1 माइनस में 3/4, ऊपर करो तो कितना आ जाएगा, इससे 4 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4 प्लस में 3 अपन में 4, एंड नीचे आ जाएगा 4 माइनस में 3 अपन में 4, 4 से 4 काट दिया तो आ गया 3 और 4 7 और बट्टे में 1, तो आंसर आया ओनली 7। कहाँ है, ओनली 7, ऑप्शन फर्स्ट। समझ आ रहा है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तगड़ा तगड़ा, sin थीटा cos थीटा एरिया, ये सब पूरा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, पता ही नहीं है यार। ठीक है, आइए नेक्स्ट वन पे आते हैं, ये भी tan थीटा cos थीटा sin थीटा तरीके बोला है 2x, if 2x = sec a and 2/x = tan a, तो then the value of x² - 1/x²। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहले x की वैल्यू चाहिए एंड 1/x की वैल्यू चाहिए, ये निकल गया तो समझ लो कंसेप्ट ही निकल गया है ना। तो आते हैं हम इसमें से ही ढूंढेंगे ना, तो इसमें से मैं पहले वाले में से तो x की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, तो x की वैल्यू ढूंढूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, secant a/2 हो गया, x की वैल्यू तो निकल गई। अब tan की वैल्यू से हमें चाहिए 1/x की वैल्यू, तो इसमें से 1/x की तो निकाल सकता हूँ मैं, बस 2 को उधर भेज दो, तो मैंने कर दिया tan a/2, बहुत खूब। अब क्या हमें निकालना जिसकी वैल्यू है वो क्या है, x² - 1/x², इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू देखो ये है, तो मैंने x की जगह पे ये पुट कर दिया, secant a का होल स्क्वायर अपन में 2 का होल स्क्वायर, कतई जहर है ना। एंड माइनस में मैंने लिखा आपका 1/x² की वैल्यू आपकी ये दिख रही है, तो मैंने लिख दिया tan a/2, tan a/2, ये आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो ओनली 1/x की वैल्यू है ना, स्क्वायर की थोड़ी ना, तो यहाँ पे क्या secant का secant² आ जाएगा, secant² a एंड बाय में 4 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे tan² a आ जाएगा, tan² a आ जाएगा एंड अपन में 4 आ जाएगा। एक अगर इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो बोलो कन्याकुमारी हाय चढ़ गई तुझ पे हाय हाय। अब देखिए ये आया, अब इसके बाद क्या आता है आपका 1 + tan² थीटा, tan² थीटा = में secant² थीटा। कौन नहीं जानता इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हमने देखा है कहीं गलियों में घूमते हुए और मज़ा आता हुआ, ये हम इस फॉर्मूले को देख लिया करते हैं।
क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में सेकंड स्क्वायर थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो साइन sec और -tan कर दो तो 1 के, तो sec -tan किया तो 1 के 1/4 आंसर आ गया। अतः कतई जहर ना ये का कर दो 1/4, ये कतई जहर आंसर था। 1/4 कहाँ हो रहा है ऑप्शन में, निकलो ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। अभी इससे पहले हम ऑप्शन देखते थे, अभी यहाँ ऑप्शन ढूंढना पड़ता है कि राइट है भी, तो 1/4 बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद 15 क्वेश्चन आता है आपका, एक और क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त। क्या बोला है, द एरिया चैप्टर आपने पढ़ा है सर्कल का, सर्कल एरिया चैप्टर बड़ा मस्त है। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 12.1 का, 12.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। मैं बुक से भी रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि आप बुक के क्वेश्चन भी देख पाओ और देखो कि भैया बुके का क्वेश्चन उठा के दे दिया, बस डिजिट को चेंज कर दिया। क्वेश्चन बुक का ही है, डिजिट चेंज कर दिया, लगता है बाहर से आ गया, लगता है बाहर से आ गया। अब देखो, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, मतलब एक रिवॉल्यूशन किया जा रहा है किसके द्वारा, सर्कुलर व्हील के द्वारा, जिसका डायमीटर 1 है एंड डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो रोलिंग वो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब 22 किलोमीटर का डिस्टेंस मतलब कितना हो गया आपका 22 मल्टीप्लाई में 1000 तो इतना आ जाएगा आपका 22,000 मीटर। किलोमीटर से मीटर में आ गया। अब आपका डायमीटर कितना है, डायमीटर है भैया हमारा 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 मीटर। बहुत खूब। अब मैंने निकाला, सबसे पहले मुझे ये पता चलना चाहिए कि वो एक बार रोलिंग करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक बार रोलिंग करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो क्या होगा 2πr सर्कमफेरेंस उस सर्कल का। जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये वापस घूम के वापस यहीं आ जाएगा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक रोटेशन का अगर हमें पता चल जाए तो हम टोटल रोटेशन भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक रोटेशन का पता चला 2 पाई की वैल्यू हमने लिख दी 22/7, आर की वैल्यू मैंने रख दी 1/2। काटा मारा, इससे काटा लगा मजा दिल नहीं हो मिली मिलजिल, मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी, 22/7 आ गया। अगर देखा जाए तो यही आएगा ना, 1/2 डायमीटर था 1/2 कर दिया, बिल्कुल ठीक है 22/7 आ गया। अब आपका ये आया है क्या, एक बार डिस्टेंस, एक डिस्टेंस का एक रिवॉल्यूशन में। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका डिस्टेंस जो है टोटल वो कितना 22,000 एंड बट्टे में एक का डिस्टेंस कितना आया आपका 22/7 मीटर, एक का आया मीटर। तो इसको मैं 1 मीटर एक बार रिवॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर दूंगा, और 22 से इसे डिवाइड किया तो मेरे कितना क्या 1000 एंड 7 ऊपर जाके हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 7000 रेवोल्यूशन। तो 7000 रेवोल्यूशन मतलब, तो यहाँ पे देख लो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये जो लगाया है जिसने भी वो गलत ऑप्शन लगाया हुआ है, ठीक है, तो चेकआउट कर लेना, गलत होगा कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे जो मैं करवाऊंगा उस हिसाब से लगाना, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड आता है आपका दी एलसीएम ऑफ अ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कई तरीके देखिए, 1 तो ना ही कंपोजिट में आता है, 2 आपका है ही नहीं कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 और 2 दो ही है, 2 से ज्यादा होने चाहिए ना, 3 आपका है ही नहीं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 मतलब भाज्य संख्या। एंड इसके बाद 2 डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट, तो 9 तक में तो होगा नहीं, सबसे पहले 10 ही है जो आपका कंपोजिट नंबर है, 10 ही है, तो एक 4 होगा और एक 10 होगा, यही दोनों तो है आपका कंपोजिट। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब 1-2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसी को कहते हैं ना भाज्य संख्या। तो मैंने इन दोनों का अगर एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम ही तो बोला है, एलसीएम निकाल लिया, तो आपका 10,4 का एलसीएम तो कैसे निकालोगे, 2 से करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से करोगे तो यहाँ 5, यहाँ 1 आ जाएगा, एंड 5 से करोगे तो 4 5 चौक 20 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़ा आसान था ना क्वेश्चन, ये बड़ा आसान था क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन कहा गया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी, शेडेड पोर्शन का आंसर निकालने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, डिजाइन शेडेड डिजाइन, ये जो दो छोटे छोटे गुप 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 से बने हुए हैं ना उनका निकालना है फिगर। वेयर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD जो है एक आपका स्क्वायर टाइप है एंड साइड इसका 10 सेंटीमीटर है और सेमी सर्कल टाइप बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये सेमी सर्कल टाइप बन रहा है, ये एंड ये 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक, सेमी सर्कल ड्रोन विद ईच ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, मतलब इसको डायमीटर लेट करके जो साइड है ना, साइड को डायमीटर लेट करके एक आपका यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया गया एंड इस सर्कल का ऊपर का भाग जो है सपोज करो कि ये नीचे ये बना पड़ा है, ठीक है, ऐसा है। तो इसने बोला शेडेड पोर्शन का आंसर निकालो। शेडेड पोर्शन का आंसर देखो मैं क्या करूं, अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं, स्क्वायर का एरिया में पूरा एरिया आ जाएगा ना, स्क्वायर के एरिया में
पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक, अब मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने इस सर्कल का एरिया, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला एंड फिर मैंने दूसरा एक सेमी सर्कल का एरिया निकाला ये। तो अगर इसका एरिया एंड इसका एरिया पूरे में से, पूरे एरिया में से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बस ये एरिया एंड ये एरिया। यस और नो, यस और नो, जल्दी से समझना। मैंने पूरे एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया को माइनस कर दिया तो बच गया ये एरिया और ये एरिया, बिल्कुल। एंड इसके बाद सेकेंड वन में दोबारा से मैंने क्या किया, पूरे एरिया में से इस बार ये वाला सेमी सर्कल एंड ये वाला सेमी सर्कल दोनों को माइनस कर दिया तो बच गया ये एरिया एंड ये एरिया। ठीक है, तो मेरे पास विदाउट शेडेड वाले देखो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, विदाउट शेडेड वाले चारों मिल गए ना। तो चारों मिलने के बाद पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इस एरिया, इस एरिया, इस एरिया, इस एरिया को माइनस कर दूं तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं शेडेड पोर्शन निकालने का। तो करना क्या है इसमें करने के लिए आपको, जैसे स्क्वायर का एरिया निकाला हो तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो 10 इंटू में 10 खत्म हो गया है। स्क्वायर का एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है सेमी सर्कल का। अब क्या निकालना है आपको, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का निकालना है, जैसे आपका सेमी सर्कल कितने बन रहे, एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल, तीन सेमी सर्कल, चार सेमी सर्कल। तो मैंने क्या किया 4 एंड मल्टीप्लाई में सेमी सर्कल क्या होता है, मतलब अर्धगोले का पाई आर स्क्वायर बाय में 2, पाई आर स्क्वायर बाय में 2। तो मैंने क्या कर दिया 4 से इसको काट दिया, 2 आ गया था, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने इनका निकाला था, 2 पाई की वैल्यू मेरी हो जाएगी 3.14 दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखो। एंड आर की वैल्यू मेरी कितनी है, आर की वैल्यू ये जो है ना साइड, ये डायमीटर है, तो इसको रेडियस मान लो, कितना हाफ डिवाइड करके। तो मैंने क्या 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाए 25, 25 दूने के आ जाए 50 एंड मल्टीप्लाई आ जाए 3.14 एंड इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आता है आपका 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया कितना है, ये एरिया कौन सा है, ये वाला पूरा एरिया आ गया, ये वाला पूरा एरिया आ गया, ये वाला पूरा एरिया आ गया, ये वाला पूरा। तो हर बार हर चीज ना, ये वाला जो है ना, ये फूल इसके अंदर 2-2 बार आए हैं, इस एरिया के अंदर 2-2 बार आए हैं, 2-2 बार। तो मैं इस पूरे एरिया में से 157 में से 100 को अगर माइनस कर देता, पूरे एरिया को, इस एरिया को, पूरे एरिया को माइनस कर देता हूं, तो एक बार इस फूल को गायब कर दूंगा, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, एक बार गायब हो जाए। तो ये 2-2 बार आ रखे थे, एक बार गायब हो जाएगा एंड ये सब तो गायब हो ही गए, तो बचेगा क्या, एक बार। तो 157 में से 100 को माइनस कर दें तो आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा निकालने का तरीका है। एंड 57 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे देख लो ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो करने का तरीका क्या है कि आप पूरे स्क्वायर में से पहले ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल देखो, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो बचेगा ये वाला अनशेडेड पोर्शन, ये वाला अनशेडेड। फिर दोबारा एक बार कर दो, इस बार ये वाला सेमी सर्कल ले लो, ये वाला ले लो, तो इस बार बच जाएगा आपका ये एंड ये। फिर चारों को ऐड अप करके पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो आंसर ये बच जाएगा। वही तो किया मैंने, समझ आया कि नहीं शेडेड पोर्शन का। इसी के बाद एक और है, ये आप खुद करके देखोगे। ऑप्शन में दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, ये रहा, करके आप देखोगे। एंड पीडीएफ नंबर देख लो, 18 क्वेश्चन आपको ये करके देखना है। करना क्या है, आपको 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और एक सर्कल के 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं, एक सर्कल के 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं। तो इन चारों क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बन जाएगा। तो आप एक सर्कल लेके ही कर देना, क्वाड्रेंट लेके मत करना कि आप जाओ पिन लगाओ पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360 ये फॉर्मूला लगाने लग जाओ, क्वाड्रेंट वाला नहीं लगाना, ठीक है, सर्कल वाला ही लगाना। सर्कल वाले में क्या करोगे, इसको चारों को एक सर्कल मान लो, एक सर्कल इसको मान लो। इनका रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर में ये आपके चारों आ जाएंगे एंड इसका आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इन दोनों, इसका एरिया, चारों का एरिया एक बार सर्कल से, एक बार इसका, एंड टोटल दोनों को जोड़ के पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दो, ये शेडेड वाला आंसर आपका निकल जाएगा। बस ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए, कौन सा ऑप्शन राइट है, A B C D, ये आपको बताना है। 18 क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आता है 91 का। 19 है, 2 फेयर कॉइन आर टॉस्ड। वाओ, 2 कॉइन को मैंने टॉस कर दिया, ठीक है, टॉस किया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। भैया 2 हैं, तो एक बार हेड आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल। आउटकम बनाना जरूरी है। दूसरे में भी हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। ये 4 आउटकम्स आपके बनते हैं अगर 2 को उछाला जाता है, ठीक है, 2 को। तो इसने बोला एट लीस्ट 1 टेल। भैया एक ना एक टेल तो आना ही चाहिए,
या एक से ज्यादा भी आ जाए, डबल टेल भी आ जाए तो भी काम चल जाएगा, मेरा उससे मतलब नहीं, लेकिन एक से कम टेल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या देखूंगा, ये भी हमारा काम बनेगा, ये भी काम बनेगा, ये भी काम बनेगा, लेकिन ये नहीं। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी का, तो वो कितना होगा, आउटकम फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 एंड टोटल कितने हैं 4, तो 3/4। ऑप्शन चेक कर लो, 3/4 ऑप्शन यही बिल्कुल राइट है तरीके। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था आसान था ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज चूजन एट रैंडम। इंग्लिश अल्फाबेट को उठा लिया, वाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज कॉन्सोनेंट। भैया ये तो जानते ही हो, वॉवल्स जो होते हैं वो 5 ही होते हैं, A-E-I-O-U, है ना। उसके अलावा जो छोड़ दिए जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं, बच्चा जानता है 26 होता है, 26 में से 5 हटा दोगे तो बताइएगा कितना, 21 बाय में 26। ऑप्शन देख लो, इस तरीके से ही ऑप्शन राइट है। तो इस तरीके से आपने ये भी देख लिया। तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए यहाँ पे कंप्लीट। एंड सेक्शन ए में से आपको करने क्वेश्चन कितने थे, देखो मैं दिखा देता हूँ। सेक्शन ए में से आपको मैंने करवाए आपको सारे, लेकिन इसने क्या बोला था, सेक्शन ए में से 16 क्वेश्चंस आपको करने थे, अटेम्प्ट करने हैं आपको 16 क्वेश्चन, लेकिन मैंने आप लोग को 20 के 20 आपको करवा दिया। एंड जो भी हार्ड लगे 4 क्वेश्चन छोड़ दो यार, है ना। मुझे मतलब वो जो क्वेश्चंस थे एरिया वाले वही छोड़ दो, ज्यादा दिक्कत दे रही है तो। लेकिन 16 क्वेश्चन तो करोगे ना, मतलब कर लोगे। एंड इसमें से 16 करने के बाद आपका एक सेकंड जो आपका आया इसके बाद बी ऑप्शनल, और मतलब सेक्शन बी जो आया इसके बाद, ये सेक्शन बी, इसमें भी 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको करने हैं 16 क्वेश्चन। तो ये जो पार्ट है सेक्शन बी वो मैं जल्द लेके आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये चाहूंगा कि आपको ये फर्स्ट वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोक देते हो तो मैं जल्द ही इस वीडियो को सेकंड पार्ट को लेके आऊंगा। सेकंड पार्ट के अंदर इस पूरे कंसेप्ट मतलब 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो मतलब 16 क्वेश्चन ही करने होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा। लेकिन आपकी डिमांड पे लेके आऊंगा, आप सभी चाहोगे तो जल्द से जल्द लेके आऊंगा। जितनी जल्दी आप कहोगे उतनी जल्दी मैं लेके हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार मजेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बने रहे मिक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।